तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपना पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में अपना एक नया चैप्टर अब शुरू करने जा रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो ये जस्ट फंडामेंटल राइट्स के बाद में दिया गया है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें डिटेलिंग दी गई है, जिसको हमको देखना होगा। अनुच्छेदों में जो कहा गया है, आर्टिकल्स में जो जो कहा गया है, उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन साथ ही हमको कुछ लॉजिक समझने पड़ेंगे कि क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए, इनके पीछे का मकसद क्या था और इनके द्वारा किन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इन्हीं चीजों को हमको इसमें देखना होगा और एक बार इन चीजों को हम कवर कर लेंगे, फिर हम उन आर्टिकल्स को जब पढ़ेंगे तो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस वजह से इस आर्टिकल को डीपीएसपी में डाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में क्या क्या खासियत है, क्यों इसका निर्माण किया गया, किस तरीके से ये मूल अधिकारों से अलग है, सुप्रीम कोर्ट के इसमें क्या वर्डिक्ट है, क्या फंडामेंटल राइट्स अधिक बड़े होते हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अधिक बड़े होते हैं, या दोनों बराबर होते हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अपने निर्णय दिए हैं, इस पर क्या अपने विचार दिए हैं और प्रेजेंट में इस पे क्या मान्यताएं हैं, इसको हमको देखना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं और अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के चैप्टर को देखते हैं, इसमें क्या क्या डिटेलिंग्स वगैरह हैं। तो जहां तक अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, अगर हम बात करते हैं तो एक तो आप याद रखिएगा कि ये जस्ट फंडामेंटल राइट्स के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में दिए गए हैं। कहां पर दिए गए हैं? पार्ट 4 में। और आर्टिकल 36 से लेकर 41 तक हमको देखने को मिलती हैं चीजें इसमें। कहां पर? राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में। आप यहां पर 36 में, 37 में कुछ कुछ बातें आप यहां पर देख रहे होंगे, लेकिन अभी हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम इन पे नहीं जाएंगे। हमको पहले अपनी बेसिक फिलॉसफी पे जाना पड़ेगा कि आखिर डीपीएसपी है क्या, क्या इनकी जरूरत थी, क्या इनकी आवश्यकता थी। तो देखिए, जहां पर हम स्वतंत्रता की जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे सामने दो चुनौतियां थी। एक तो व्यक्तिगत अधिकारों की, इंडिविजुअल के अधिकारों की, और दूसरी समाज में जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, और उसके अलावा समाज में जिस तरीके से लोगों का शोषण हो रहा था, हर आर्थिक आधार पर हो रहा था शोषण, व्यवसाय नहीं करने को मिल रहा था, रोजगारों की कमी थी, और वृद्ध जनों के स्वास्थ्य स्तर पर, शिक्षा स्तर पर, हर स्तर पर शोषण था। समाज को एक अच्छे स्तर पर लाने का की आवश्यकता भी थी। साथ ही साथ नागरिक अधिकारों को भी बनाए रखने की आवश्यकता थी। अगर हम नागरिक अधिकारों को बना लेते हैं और एक साथ हम इस तरीके की चीजें कर दें कि ये चीजें, मान लीजिए इस तरीके के हम कानून बना दें कि हर किसी को महीने में 1 लाख रुपए मिलेगा, तो क्या ये संभव है कि सरकारें महीने के 1 लाख रुपए किसी एक को दे सके? ये तो संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि राज्यों के हाथ भी तो बंधे होते हैं, उनके पास भी इनकम के स्रोत तो होने चाहिए ना, आय के स्रोत होने चाहिए। इसी तरीके से जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, हमारी स्थितियां तो बहुत ही गंभीर थी, आर्थिक रूप से हम उतने सक्षम नहीं थे और हम चाह के भी सारी चीजों को नहीं अप्लाई कर पा रहे थे। जो हमारे विचार थे कि हम अपने समाज को ये चीजें देना चाहते हैं जिससे समाज का हर तबका आगे आ सके और अपने ग्रोथ में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे रोजगार का हो, हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके, ये हमारी सोच थी। लेकिन इसके लिए अगर हमको करना था तो हमको क्या चाहिए था? हमको धन चाहिए था, और धन की समस्या उस समय थी। हम आजाद हुए थे, हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं था, पंचायती राज व्यवस्था वगैरह भी उस समय तो हुआ नहीं करती थी। और उसके अलावा साथ ही साथ, जैसे आज हम कई सारे पीएसयूज को देखते हैं, उस समय ये पीएसयू वगैरह भी तो नहीं हुआ करती थी। जो हमारी प्लानिंग कमीशन वगैरह है वो तो बाद में आई, उस समय तो ऐसी कुछ थी नहीं कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज डेवलप हों, ये सब चीजें हों। तो अगर ये सारे अधिकार हमको समाज को देने हैं तो कुछ प्रयास तो करने होंगे। एकदम से ऐसा भी नहीं हो सकता था कि अगर हमारे पास पैसा नहीं हो छोड़ देते हैं, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा।
ये भी नहीं कर सकते थे। तो समाज के हित के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए जो, और समाज के हित की जिम्मेदारी सौंपी गई राज्यों को, स्टेट्स को। स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो सोसाइटी है उसके हर तबके को, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वृद्ध हों, हर किसी को कुछ प्रॉपर उनको एक व्यवस्था चाहिए, उनको रिसोर्सेस चाहिए जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें और ओवरऑल जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो आगे बढ़ सके। और ऐसे ही प्रयास करने का प्रयास किया गया डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी में, जिसमें क्या किया गया, राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए, डायरेक्टिव दिए गए। ठीक है, राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए कि समाज के हित के लिए, समाज के हित के लिए आपको ये पॉइंट्स करने पड़ेंगे जिससे समाज में लोगों का स्तर ऊंचा पड़ सके और पूरा एक सोसाइटी आगे बढ़ सके, उनका बेनिफिट हो सके। तो अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का बेसिक डिफरेंस पूछा जाए तो यही बेसिक डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल के अधिकारों के लिए हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है पूरी सोसाइटी के हित के लिए है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है। ठीक है, और जहां पे फंडामेंटल राइट्स जो थे वो क्या थे, वो समाज में अगर सरकार इसकी कमी या कटौती कर रही थी तो आप क्या कर रहे थे, आप सीधे के सीधे किसके पास जा सकते थे, आप न्यायालय में जा सकते थे, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते थे। लेकिन एक कंडीशन यहां पर डीपीएसपी में इससे अलग हो जाती है, समाज हित के लिए तो है, लेकिन जैसा हमने कहा कि राज्यों के पास उस समय संसाधन की कमी थी, और अगर संसाधन की कमी है और हम उनके ऊपर इस तरीके से बाउंडेशन बना दे, कानूनी बाध्यता बना दे कि आपको इसको करना ही करना पड़ेगा, तो राज्य तो उसके लिए सक्षम थे ही नहीं। तो इस कारण से डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो दिए गए स्टेट्स को कि आप जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, जो भी नीति निर्माण बनाएंगे, जो भी आप नियम कानून बनाएंगे, उसमें आप इनका ध्यान रखेंगे कि ये चीजें हों, लेकिन ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं दी गई। इसमें ऐसा कानूनी बाध्यता नहीं कि आपको करना ही करना है स्टेट को, लेकिन इनका ध्यान रखने का एक निर्देश दिया गया। हर स्टेट की अपनी अलग रिसोर्सेज हैं, अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, अपने अलग समुदाय है, उनके आधार पर उन्हें अपनी नीतियां बनानी है। और उन नीतियों में ये जो डीपीएसपी में आर्टिकल्स में जो फिलॉसफी दी हुई है, जो दर्शन दिए हुए हैं, उसको उनको में नीतियों में समाहित करना होगा। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में यही डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक तरीके से राज्यों के ऊपर क्या कर रहे थे, प्रतिबंध लगा रहे थे, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे। ये राज्यों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल के राइट्स को बनाए रखना था। बट डीपीएसपी में क्या है, डीपीएसपी राज्यों को कुछ करने के लिए कहता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। कहता है कि आपको ये करना है, और इस तरह से देखा जाए तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, मतलब निगेटिव वे में हुआ। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, मतलब सकारात्मक बातें कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ, डीपीएसपी पॉजिटिव हुआ। जबकि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, निगेटिव हुए। ठीक है, निगेटिव इन द सेंस कि ये आपको राज्य को और नागरिकों को कुछ कुछ करने से रोकता है। ठीक है, ना सिर्फ राज्य को, नागरिकों को भी रोक रहा था। छुआछूत वगैरह जैसे जो हमने चीजें देखी थी, अस्पृश्यता जैसी, उन सब चीजों को दूर करने के लिए राज्यों के ऊपर भी और नागरिकों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसको हमें कानूनी बाध्यता भी है कि इसको करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है व्यक्ति सीधे। ठीक है, यहां पर राज्य अगर, स्टेट अगर नहीं कर रही है ऐसा, स्टेट अगर नहीं कर रही है डीपीएसपी को पूरी तरह से फॉलो, और कोई इंडिविजुअल या कुछ कहे कि मैं जाता हूं कोर्ट में और अपनी इस चीज को लागू करवाऊंगा, तो वो ये नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं दी हुई है, इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं दे रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक डिफरेंसेस हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स में और किसमें, डीपीएसपी में। ये समाज के हित के लिए है और ये व्यक्ति के हित के लिए है।
जैसे हमने ये जानते हैं कि हमारे कई प्रिंसिपल्स अलग अलग कंट्री से बोरोज हैं, तो बोरोड प्रिंसिपल में से ये जो हमारा डीपीएसपी का प्रिंसिपल है ये आयरलैंड से बोरोड है। बट कहीं पे अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ओरिजिनली कहाँ का कॉन्सेप्ट है ये, तो ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है ये स्पेन का है। स्पेन से आयरलैंड ने लिया, आयरलैंड से हमने लिया, ठीक है। तो ओवरऑल जो इसका कॉन्सेप्ट निकल कर आया था वो स्पेन में निकल कर आया था, ना कि आयरलैंड में। तो खैर अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसको तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में एग्जैक्ट डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए, अब कानूनी बाध्यता नहीं है, कानूनी बाध्यता अगर नहीं है तो राज्य क्या करेंगे? राज्य ऐसा भी हो सकता है कि उसको बिल्कुल ही फॉलो ना करें। राज्य ये भी तो कर सकता है ना कि नहीं भाई हम कुछ फॉलो ही नहीं करेंगे, हमारे पास संसाधन ही नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? इन डीपीएसपी का कोई मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं रह जाता है। राज्य को जब फॉलो ही नहीं करना है, कोई बाउंडेशन ही नहीं है। और इसी कारण से प्रोफेसर केटी शाह जो थे, जो किसान प्रजा पार्टी के थे, इन्होंने इसमें जब संविधान निर्माण के समय इसका विरोध करते हुए कहा कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक होगा जो बिना कानूनी बाध्यता के यूज ही नहीं हो सकेगा, और इन्होंने इसका विरोध किया। जबकि अंबेडकर जी ने इसको आवश्यक मानते हुए कहा कि जैसे 1935 का हमारा इंडिया गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें क्या होता था, गवर्नर जनरल की सहायता दी की जाती थी, उनको सलाह दिए जाते थे। तो उनका कहना था कि पॉलिसी मेकिंग के लिए ये एक तरह से राज्यों को सलाह है, ठीक है। ये एक तरह से राज्यों को सलाह है कि आप इन चीजों को अगर पूरा करते हैं तो आपकी पॉलिसी नीति निर्माण अच्छी होगी और आपकी जो सोसाइटी है वो बेहतर बन सकेगी। तो ये तो अंबेडकर के विरोध के विचार थे और ये केटी शाह के विचार थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि डीपीएसपी के संबंध में विचार जो थे वो बटे हुए थे। एक पक्ष तो ऐसा था जो इसको सही मान रहा था और दूसरा पक्ष इसको नहीं सही मान रहा था। नहीं से सही किस सेंस में मान रहा था कि उनका कहना था कि आपको इसको भी कानूनी बाध्यता देनी चाहिए। अगर आप इसको कानूनी बाध्यता नहीं दे रहे हैं तो इसको आप कहीं से भी अप्लाई नहीं करवा पाएंगे, और अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी आप बना दीजिए, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो दोनों लोग के अपने तर्क थे। तो इस तरीके से डीपीएसपी का जन्म होता है, डीपीएसपी के विचार संविधान में आते हैं। जब हम डीपीएसपी को देखते हैं तो हमको उसमें 3 प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। एक है हमारा सोशलिज्म से प्रेरित, समाजवाद से प्रेरित, दूसरा हमारा गांधीवाद से विचार से प्रेरित है, और तीसरा हमारा तार्किक रेशनल विचारों से प्रेरित है। देखिए, आपको याद होगा जब हम अपना प्रियम्बल का चैप्टर कर रहे थे तो प्रियम्बल में हमको क्या है, हमने पंथ निरपेक्षता और समाजवादी चरित्र को अपने संविधान के पढ़ा था कि किस तरीके से ये दिए हुए हैं। और उस समय भी हमने देखा था कि इन चीजों को अप्लाई करने का प्रयास किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा इनको प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। कैसे किया गया है, इन आर्टिकल्स को जब हम देखेंगे तो हम अच्छे से इसको समझ लेंगे कि किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें हैं। बट अभी हम अगर देखें समाजवाद, गांधीवाद, तार्किकवाद, क्यों इनसे हम प्रभावित थे, क्यों इनसे अगर हम प्रभावित थे बात करते हैं, ठीक है। जैसे डीपीएसपी में हम समाजवाद से क्यों प्रभावित थे, गांधीवाद से क्यों प्रभावित थे, तार्किक विचार से क्यों प्रभावित थे, इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। गांधी जी से बड़ा नाम तो हमारे यहाँ कोई है ही नहीं है। गांधी जी से बड़ा नाम तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कोई नहीं है, ये वास्तविकता है। आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि लोग कुछ भी बोल देते हैं कि गांधी जी ने ये किया वो किया, लेकिन अगर वास्तविकता में हम जब भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और गांधी जी के रोल को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि जो उनके विचार थे, जो उनकी साधन को प्राप्त करने के लिए माध्यम जो उनका होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जो उनके ये विचार थे, साधन साध्य की जो पवित्रता के उनके विचार थे, वो कितने ही प्रभावी थे और वो इस पे ही चलते रहे। गांधी जी का ये मानना था कि जैसे ब्रिटेन वगैरह में प्रधानमंत्री का पद होता है, उनका ये मानना था कि सिर्फ प्रधानमंत्री का पद वगैरह आप ले आ देते हैं तो आप इससे समाज में एक समाज के हित के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरी तरीके से समाज का हित करना है तो समाज के नीचे के तबकों को ऊपर उठाना होगा,
और नीचे का तबका कहाँ पे है? सबसे नीचे के लोगों से, जो बसता है गांवों में, क्योंकि भारत गांवों का देश है। और उनका ये कहना था कि आपको गांवों से बॉटम टू टॉप का अप्रोच अपनाते हुए गांवों की मजबूती पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, गांधी जी के विचार थे, और गांधी जी के इन्हीं विचारों से प्रभावित होते हुए, उनका ये मत मानते हुए भी, जैसे हमने क्या किया, पंचायती राज जैसी व्यवस्था को अनुच्छेद 40 के द्वारा ले आए। साथ ही गांधी जी क्या कहते थे? वो गांधी जी कहते थे कि समाज में सभी लोग बराबर हों, सभी को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। ऐसे भी उनके विचार थे। चाहे वृद्ध हों, चाहे महिलाएं हों, सबको अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उनके विचार आध्यात्मिक भी थे और धार्मिक भी थे। भले ही गांधी जी हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन गांधी जी के इन विचारों को पूरी तरीके से ठुकरा देना संभव ही नहीं था। इसीलिए गांधी जी के जो भी विचार थे, आध्यात्मिक, धार्मिक, जितने भी विचार थे, उनको किसी न किसी रूपों में डीपीएसपी में समाहित करने का प्रयास किया गया। किनके द्वारा? हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। समाजवाद से कैसे प्रेरणा आती है? आपको अच्छी तरीके से पता होगा एंशिएंट हिस्ट्री में कि कांग्रेस के अंदर भी एक तरह से दो गुट हुआ करते थे। एक जो था, जो समाजवादी से प्रभावित था, समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आते थे और सुभाष चंद्र बोस भी आते थे। इनका यह मानना था कि समाजवाद, जिसमें सरकार का रोल बहुत अधिक होना चाहिए लोगों की भलाई के लिए, लोगों को रिसोर्सेस तक पहुंचाने के लिए, रिसोर्सेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और संविधान सभा में अंबेडकर जी रहे हों, सुभाष चंद्र बोस जी तो थे नहीं, अंबेडकर जी रहे हों, चाहे नेहरू जी रहे हों, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। और ये दोनों ही समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित थे। इन्होंने पढ़ाई अपनी की थी यूके में जाकर, वहां की विचारधारा से भी प्रभावित थे, और वहां भी किसी न किसी रूप में इस तरह के प्रिंसिपल देखने को मिलते थे। ठीक है, और जब आजादी की लड़ाई चल रही थी 1924 के बाद से, जब समाजवाद का एक तरीके से अभ्युदय होता है भारतीय राजनीति में, उस समय भी ये एक तरह से बहुत ही, कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी इन्होंने समाजवाद की विचारधारा को बहुत ही मुखरता से अपनाया था। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो जहां जितने भी फीचर्स समाजवाद के आते हैं, उसको इन्होंने इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया। पंथ निरपेक्षता की जब हम बात कर रहे थे प्रियम्बल में, तो हमने कहा था कि ये सिर्फ एक धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है, तार्किकता से जुड़ी हुई बात है, वैज्ञानिकता से भी जुड़ी हुई बात है, जिसमें हमको क्या करना होता है, व्यक्ति के अधिकारों को भी देखना होता है, न्यायपालिका विधायिका के डिफरेंसेस को भी देखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे पर ये पूरी तरीके से इस तरह से एक कहें कि आरोपित हो जाएं कि जो व्यक्ति के नैतिक अधिकार हैं, जो उनके जीवन को सरल बना सकें, उस पर खतरा उत्पन्न हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ हमारी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है, जिन्हें हमको फॉलो करना होता है, जैसे कि पर्यावरण से संबंधी विचार हो गए। और हाल फिलहाल में आपको बहुत सारे विचार ऐसे देखने होंगे, पढ़ते होंगे कि गायों को लेकर, गाय के मांस को लेकर बहुत सारे विवाद बना दिए जाते हैं, बट संविधान में अगर आप देखेंगे तो उस चीज को प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, तो कई इस तरीके की चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और डीपीएसपी में इन्हीं तीनों विचारों को समाजवाद से संबंधित, गांधीवाद से संबंधित और तार्किक विचारों से संबंधित हमने देखा है। कुछ नए स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं, वो देखते जाएं। स्टार्टिंग लास्ट में आपको वीडियो अवेलेबल होगा, उसको आप स्टार्टिंग से फिर से देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से देख सकते हैं और अपनी एक हैंड रिटन नोट्स भी बनाते सकते हैं। चलिए, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, डीपीएसपी क्यों है, क्यों इनको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फिर से अगर हम देखना चाहें इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहे थे, एक तरीके से आपको रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, किस पर, राज्यों पर भी और नागरिकों पर भी, कि आपको सर्टेन चीजें नहीं कर सकते या करनी चाहिए, ऐसी चीजें थी, लेकिन ज्यादातर उसमें से रिस्ट्रिक्शंस थे। जबकि डीपीएसपी क्या कहता है, राज्यों को यह कहता है कि आपको अपने समाज के हित के लिए, अपनी सोसाइटी के हित के लिए सर्टेन पॉइंट्स पर आपको काम करना होगा। जो भी आप पॉलिसी मेकिंग करेंगे वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये राज्यों के लिए एक तरीके से डायरेक्टिव्स हैं, दिशा निर्देश हैं। लेकिन
फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से जहां पर कानूनी बाध्यता हुआ करती थी, आप कमी या कटौती पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहीं पर डीपीएसपी के संबंध में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी के संबंध में कोई कानूनी बाध्यता हमको देखने को नहीं मिलती है। इनको राज्यों को कहा गया है कि आप ऐसा करिए, आप अपने रिसोर्सेज को देखते हुए आप इस प्रकार के नीति बनाइए, कानून बनाइए जिसमें इन सारे पॉइंट्स का समावेशन हो सके, और ऐसा ही करने का प्रयास राज्य करते हैं। ठीक है, और इसी कारण से जैसे अगर जो भी चीजें हमने कही हैं उनको अभी हम राइटअप में भी देख लेते हैं। डीपीएसपी को भारत के संविधान में अत्यधिक सक्रियता का विषय वस्तु माना गया है। सामाजिक हितों को, जैसे हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले भी बात की थी, फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे थे? फंडामेंटल राइट्स जो थे वो इंडिविजुअल के अधिकारों की बात करते थे, इंडिविजुअल के अधिकारों की बात करते थे। बट डीपीएसपी क्या करते हैं? डीपीएसपी पूरे सोसाइटी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये पूरे सोसाइटी के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे सोसाइटी को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। संसाधनों के समान वितरण की बात करते हैं। अब जितनी भी समाजवादी विचारधारा को देखते हैं, गांधीवादी विचारधारा को देखते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और राज्यों से कहा जाता है कि जब भी आप कोई नीति का निर्माण करेंगे तो आप इनको आप सुनिश्चित करेंगे अपनी नीति में। लेकिन ये आरोपित नहीं किए गए हैं राज्यों पर, मतलब कोई लॉ के हिसाब से उनको बाउंडेशन नहीं बनाया गया कि आपको करना ही करना है। आपको बता दिया गया है, ये आपके विवेक पर है कि आप किस लेवल तक में इसको जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अंबेडकर के विचार की बात में भी हमने कहा कि जिस तरीके से गवर्नर जनरल की पॉलिसी वगैरह बनाते इसमें सलाह दी जाती थी, वैसे ये डीपीएसपी भी एक तरीके से सलाह है राज्यों को कि आप किस प्रकार से अपने पॉलिसीज का निर्माण करेंगे कि समाज के हर तबके का हित हो, उनको रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच बने। ये सारी फिलॉसफी उन्होंने दे रखी है। लेकिन केटी शाह जैसे प्रोफेसरों ने इसका विरोध भी किया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि अगर आप कानूनी बाध्यता नहीं कर रहे हैं तो राज्य सरकारें इसे कभी मानेंगी ही नहीं। तो वो उनके विचार थे। ठीक है, अभी हमने जैसे बात किया क्यों समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और विवेकशील या उदारवादी विचार। ठीक है, तो कैसे कैसे बटे हुए हैं इन आर्टिकल्स का डिटेलिंग हमने पहले ही कहा है कि अभी हम नहीं करेंगे। हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद हम इन आर्टिकल्स को धीरे धीरे देखते जाएंगे। समाजवादी सिद्धांत से संबंधित जैसे कई बार आप इसको मैचिंग कराने के लिए आ जाता है प्री वगैरह में कि कुछ आर्टिकल्स इधर दे दिए गए, जैसे इधर लिख दिया गया समाजवादी प्रिंसिपल, गांधीवादी, और इधर सर्टेन आर्टिकल्स दे दिए गए, तो इनका मैच कराने के लिए आता है। तो आपको ये याद रखना है, कुछ चीजें आपको सर्टेन रखनी है। वैसे आप आर्टिकल्स को समझ लेंगे तो खुद ही जान जाएंगे कि कौन से समाजवादी हैं, कौन से गांधीवादी हैं। लेकिन आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42 एंड 43 ये हमारे समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। जबकि 40, 43, 46, 47, 48 इनके अंदर जब हम देखेंगे तो पंचायतों की बात की जाएगी, कुटीर उद्योगों की बात की जाएगी और बच्चों की शिक्षा की बात की जाएगी, मदिरा पान वगैरह के जो होते हैं उनके विरोध की बात की जाएगी, पर्यावरण के संरक्षण की बात की जाएगी। ये सारे गांधीवाद की विचारधारा से प्रभावित हैं। साथ ही एक समान नागरिक संहिता 44, 45, 48, 48A, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सौहार्द बनाने के विषय, न्यायपालिका और विधायिका में अलगाव के विषय, ये सारे विषय जो हमको 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 में देखने को मिलते हैं, ये हमारे विवेकशील या उदारवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इनको आप अपने नोट्स में क्लियर मेंशन करिएगा कि कौन से समाजवादी सिद्धांत हैं, कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं। आर्टिकल्स की डिटेलिंग हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले हम यहाँ पे शुरू से आज क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं डीपीएसपी के पीछे में, और साथ ही में हमको जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के विचार वगैरह हैं उनको भी हमको देखना है। ठीक है, डीपीएसपी में राज्य सक्रियता के लिए समाजवादी सिद्धांतों पर अत्यधिक वरीयता दी गई है। इसका कारण भी आप समझ सकते हैं। अभी हमने क्या कहा कि जो हमारा संविधान बन रहा था, संविधान समिति में सबसे अधिक 2 प्रभावी लोग कौन थे? सब सरदार पटेल भी थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अलग थी। 2 जो सबसे प्रभावी लोग थे वो थे पंडित नेहरू
और दूसरे थे अंबेडकर जी। प्रारूप समिति के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष ही थे अंबेडकर जी। और इन दोनों का समाजवाद से बहुत ही गहरा जुड़ाव था, ये समाजवाद को बहुत ही बेहतर मानते थे। तो अगर सबसे इन्फ्लुएंसिंग पर्सन जो हैं वही, उनके विचार तो कहीं ना कहीं हमको संविधान में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसी कारण से समाजवादी सिद्धांत जो हैं हमारे, वो कहीं ज्यादा वरीयता के रूप में देखने को मिलते हैं संविधान में विवेकशील या गांधीवादी विचारों के प्रभाव की तुलना में। आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन की जो निर्माण किया गया था यूएसएसआर से प्रभावित हुए, किस पर प्रभावित था? वो समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित था। वो उसके लक्ष्य क्या होते थे? समाजवाद को ही प्राप्त करने के होते थे। समाजवाद के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको ही तो प्राप्त करने का लक्ष्य होता था प्लानिंग कमीशन का। लेकिन गांधी जी के विचार क्या थे? गांधी जी कुटीर उद्योगों को बढ़ाना चाहते थे, ग्राम से ग्राम पंचायतों को बढ़ाना चाहते थे। हमने आर्टिकल 40 में डाल तो दिया, लेकिन उसके संबंध में हमको कानून बनाने में, संविधान में पूरे प्रावधान डालने में कितना लंबा समय लग गया। 1993 में हम जाकर 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा हम चीजों को संविधान में पूरी तरीके से ला पाए। मतलब 1947 1950 में संविधान के लागू होने से 1993 तक का समय लग गया। मतलब बीच में हमने कई बार प्रयास किए, पंचायती राज भी व्यवस्था भी लागू की गई, अलग अलग कमेटियां बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी, बहुत सारी कमेटियां बनाई गई, लेकिन पूरी तरीके से संविधान को हम गांधीवादी दर्शन पर नहीं ला पाए। उसका कारण क्या था? क्योंकि गांधी जी स्वयं तो थे नहीं उसमें, और कमेटी में जो लोग थे, जो संविधान निर्माण समिति में थे, उसमें जो वे लोग थे वो समाजवादी विचारधारा से अधिक प्रभावित थे। जब हमारी सरकार बनती है, चाहे पंडित नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हों, इनका भी प्रभाव, झुकाव किसके तरफ था? समाजवाद की तरफ था झुकाव। ठीक है, तो पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के समय में जो भी इस तरह से कानून वगैरह बनाए जाते थे, उनमें फोकस समाजवादी विचारधारा तक ही रहता था। और कहीं ना कहीं ये उदारवादी, विवेकशील और गांधीवादी दर्शन जो है वो पीछे रह जा रहे थे, जिनमें सबसे पीछे रह गया था गांधीवादी दर्शन। हालांकि आप प्रेजेंट में जब आएंगे, 1991 जब से एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसके बाद से किस तरह से 73rd और 74th अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था नगरों के लिए और ग्रामों के लिए लाई गई। ठीक, ग्राम पंचायत का गठन किया गया। साथ ही साथ नव लोक प्रशासन के में हम जब देखेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में हम देखते हैं, तो 2000 में गांधी जी, जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, तो उन्होंने इस तरीके के प्रयास किए कि सेंटर से सीधे विलेजेस को, ग्राम पंचायतों को पैसा जाने लगा। ठीक है, बीच की जितनी चीजें थी उन्होंने बाईपास करके यहाँ पर सीधे सेंटर में भी उन्होंने ग्राम पंचायत मिनिस्ट्री का भी, पंचायती राज मिनिस्ट्री का भी गठन कर दिया। तो इस तरीके से इसके जो प्रभाव हैं स्टार्टिंग में हमको देखने को नहीं मिले। आज इन पर धीरे धीरे फोकस किया जा रहा है, लेकिन शुरुआत में सबसे ज्यादा अगर बल दिया गया था, किस पे दिया गया था? समाजवादी विचारधारा पे दिए। तो कभी आप पे डीपीएसपी पे केवल नोट्स वगैरह लिखने को आ जाए, इनके क्या है फंडामेंटल राइट से किस तरह से डिफरेंस है इनमें, और क्यों इनकी कानूनी बाध्यता नहीं, उसको भी हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। कौन कौन से प्रिंसिपल्स इसके बिहाइंड हैं, किन प्रिंसिपल्स को ज्यादा तवज्जो दी गई है और क्यों दी गई है, उन सभी पॉइंट्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपसे शॉर्ट नोट लिखने का कहा जाए, चाहे 150 वर्ड में, चाहे 250 वर्ड में, आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। गांधीवादी दर्शन की बात हमने की थी ना, कि गांधीवादी दर्शन जो है आध्यात्मिकता पर, धार्मिकता पर आधारित है, लेकिन इस पर अधिक बल नहीं दिया गया है। अंबेडकर और नेहरू की विचारधारा पाश्चात्य राज्य की अवधारणा से अधिक प्रभावित रही है, जिसमें विज्ञानवादी, उदारवादी, भौतिकवादी विचारों को अधिक मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनमें देख पाते हैं। कुछ और पॉइंट्स हमारे संविधान में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब कोविड ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले रखा है, तो स्वास्थ्य की हमको बहुत ही समस्या देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए अस्पतालों का कितना निर्माण कमी हुआ है, और यहीं पर कहीं न कहीं जो कानूनी बाध्यता नहीं की गई थी, उसकी कमी भी हमको देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? देखिए, पूरे हम डीपीएसपी को देखते हैं तो उसमें कई सारे प्रावधान हमको ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर
स्वास्थ्य से संबंधित बातों का जिक्र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया गया है। लेकिन जब कोविड की लहरें आई तो उस समय अस्पतालों की कमी पड़ गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं न कहीं राज्यों को जो दिशा निर्देश दिए गए थे वो उनको फॉलो करने में पीछे रह गई। अब ये दिशा निर्देश कैसे कैसे थे, किस तरीके से स्वास्थ्य में हमको सुधार करना था, अवसंरचना विकास करना था, लेकिन हम नहीं कर पाए। उनको एक एक करके हम अगर थोड़ा सा देखना चाहें, जैसे आर्टिकल 38 क्या कहता है कि लोक कल्याण में वृद्धि। डीपीएसपी का हमारा पॉलिसी तो यही है ना कि लोक कल्याण की हमको वृद्धि करनी है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है हमारा। डीपीएसपी का बेसिक फंडा क्या है? पब्लिक वेलफेयर करना है, सोसाइटी का वेलफेयर करना है। क्या बिना स्वास्थ्य के ये संभव है क्या? अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, किसी का हेल्थ ही बेहतर नहीं रहेगा, तो क्या लोक कल्याण में वृद्धि हो पाएगी? उनकी जीवन प्रत्याशा क्या बढ़ पाएगी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी बढ़ पाएगी क्या? संभव ही नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर आपको स्वास्थ्य पर फोकस करने के लिए कह दिया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि लोक कल्याण व सामाजिक व्यवस्था तभी बेहतर हो सकता है जब समाज में भुखमरी जैसी समस्या ना हो। भुखमरी जैसी समस्या जितनी रहेगी, स्वास्थ्य की समस्या उतनी ही बड़ी बनी रहेगी। और जब तक स्वास्थ्य संभव बेहतर नहीं रहेगा, तब तक समाज कहीं भी बेहतर नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम आज भी देख रहे हैं, जो हमारे हंगर इंडेक्स वगैरह देख लीजिए, वहां पर हम नवाचार में तो बढ़ोतरी करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इनोवेशन में हम 83 रैंक से 81 रैंक से 41 तक आ जा रहे हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में क्या हो रहा है? हम नीचे चले जाते जा रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि पहले जो डेवलप्ड नेशन थे और जो डेवलपिंग नेशन थे, उनकी अलग अलग इंडेक्स बनती थी, लेकिन फिर भी इसको हम एज अ एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम हंगर, कुपोषण वगैरह जो समस्या है उसमें पीछे होते चले जा रहे हैं। मतलब वो समाज में बढ़ रही हैं। अगर ये बढ़ रही हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा? स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा कि तो हम क्या लोक कल्याण में, पब्लिक वेलफेयर में वृद्धि कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 39F क्या कहता है? बालकों को स्वस्थ वातावरण में गरिमा का विकास दिया जाए। स्वस्थ वातावरण, बालकों की स्वास्थ्य पर हमको फोकस करना है। ठीक है, हम कई प्रकार के टीकाकरण के कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वायरमेंट को ही कंसीडर कर लीजिए, इस वर्ड पे, इन्वायरमेंट पर, वातावरण पर फोकस करिए। आज का पर्यावरण क्या हमारा उस तरीके से है जो पूरी तरीके से, चाहे आप दिल्ली में ले लीजिए, कानपुर में ले लीजिए, कहीं भी, और अदर फील्ड में, इसके अलावा भी कोई भी ऐसी स्थान नहीं है जो बालकों को स्वास्थ्य पर पूरी तरीके से फोकस कर सके। आज भी समाज में कई ऐसे तबके हैं जो टीकाकरण को लेकर उनके मन में कई प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न है, उसको दूर करने के प्रयास पूरी तरीके से नहीं किए जा सके हैं। आज भी आपको कई सारी सोसाइटी, ऐसी जनजातीय क्षेत्र मिलते हैं जो वो पूरी तरीके से इसको मानते ही नहीं। उनका कहना होता है कि हम अगर इसको करते हैं तो हमारे बच्चों को, जीवन को खतरा हो जाएगा। तो पूरी तरीके से स्वस्थ वातावरण का विकास भी नहीं किया गया है, लेकिन 39F में ये चीज करने के लिए बोला गया है। आर्टिकल 14 पंचायती राज की व्यवस्था के विषय में है। 73rd संशोधन जब किया गया तो इसमें 11th हम एंट्री वगैरह वहां पर पढ़ेंगे। इसमें भी स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल वगैरह की प्रबंधन की सुविधा करने के लिए स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था करने के विषय में कहा गया है। लेकिन हाल फिलहाल ने हमने क्या देखा था? जब अस्पतालों की ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत पड़ी तो हमारे पास थे ही नहीं, हमको आयात करने पड़ रहे थे। ठीक है, सरकार ने बेहतर काम किया, सही समय पर कर लिया, लेकिन अगर क्या हम इन सब चीजों पर शुरू से अगर फोकस कर रहे होते तो ये समस्याएं तुरंत की तुरंत आती। ऐसी बड़ी आपदा पहले हमने नहीं फोकस किया था, कभी हमने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी आपदा आ सकती है। बट कहीं ना कहीं हमारे प्रयास भी तो कम रहे हैं। तो भले ही हमने संविधान में इस तरह के प्रावधान किए, अगर यही चीज कानूनी बाध्यता रही होती तो कहीं सरकारों को प्रयास करने पड़ते, नहीं 100% करती, 80% करती, लेकिन प्रयास तो करना पड़ता। एक दबाव तो बना रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो कभी अगर आपसे स्वास्थ्य के संबंध में, डीपीएसपी के संबंध में पूछा जाए, या फिर ऐसा कहा जाए कि क्या कानूनी बाध्यता होनी चाहिए, तो आप इन चीजों को वहां पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से बुजुर्ग सहायता वगैरह की आर्टिकल 41 में बात की गई है। व्यक्तियों के हित के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, महिलाओं की प्रसूति के लिए, मातृत्व सहायता के लिए बात की गई है आर्टिकल 42 में। 45 में 6 से 14 वर्ष की शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। जो अगर आपको याद होगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर
शिक्षा के क्षेत्र में जिनको मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिनको नोबेल मिला था अफ्रीका से, उनका स्टडी किस पर फोकस था? उनका स्टडी पॉइंट इसी पर फोकस था कि उन्होंने एक क्लास में, एक विद्यालय में, स्कूल में एक क्लास के बच्चों को बहुत सारी पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराई और एक क्लास में देखा कि उनको उतनी सुविधा नहीं मिल रही है, और उनके डेवलपमेंट को देखा उन्होंने, किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में या अदर क्षेत्र जो क्षेत्र है उनमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो उन्होंने पाया कि जिस तरीके से उनको, जिनको सुपोषण मिल रहा था, पूरा पोषण मिल रहा था, उनका डेवलपमेंट कहीं तेजी से हो रहा था इनके रिस्पेक्ट में, जिनको पूरी तरीके से पोषण नहीं प्राप्त हो पा रहा था। तो भले ही हमने शिक्षा का प्रावधान कर दिया है 6 से 14 वर्ष के लिए, लेकिन क्या बिना स्वास्थ्य के संभव है? यदि कुपोषण से वो पीड़ित रहेंगे तो उनका मस्तिष्क उतना डेवलप ही नहीं हो पाएगा कि वो शिक्षा को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि शिक्षा जो स्वास्थ्य जैसे इंपॉर्टेंस वाले विषय है वो हमारे डीपीएसपी में तो दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की तरफ से नीति निर्माण में उसमें पीछे रहे हैं, और इसका कारण क्या रहा है कि कानूनी बाध्यता का ना होना। ठीक है, तो इसमें सुधार किए जाने की संभावना है। कभी मेंस में इस तरीके से या फिर ऐसे वगैरह में लिखने को, अगर आपसे इससे जुड़ा हुआ टॉपिक आता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा है विवेकशील या उदारवादी परिप्रेक्ष्य, जिसके विषय में हम आज नहीं बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम ओवर हो रहा है, और हम थोड़ी देर बाद अभी हम अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास भी करने वाले हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग एशिया के चैप्टर को करेंगे। डीपीएसपी को हम यहीं पर